हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज सरपा सरोज एंड आज के क्लास 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि भाई अब हमारे पास जो है SSCL लास्ट ऑप्शन बचता है। SSCL का एग्ज़ाम जो है अब डेट नहीं आई है, आ जाएगी डेट, ठीक है। जैसे हियरिंग मतलब क्लियर होगी तो डेट आ जाएगी आपका। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि आप पूरा सिलेबस आपने देखा होगा, ठीक है। सिलेबस जो है वो छोटा है, आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो कि क्लास 5 तक जो है हम लोगों ने पूरा कवर किया था। उसमें क्या क्या मैंने बताया आपको पहले तो डेफिनेशन बताया है, CMR की बात ही कर रहे हैं। तो डेफिनेशन पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आए थे हम, 2 क्लास था उसमें कवर किया गया है। प्रीलिमिनरी जिसकी बात करते हैं, उसके बाद ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमने जो है आपका शॉर्ट फायरर, ओवरमैन, सरदार, ठीक है, ये हमने देखा है। और आपको मैंने ऑफिशियल्स और कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, इनका ट्रिक बताया था कैसे आप याद रखोगे, वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी हमने और क्या देखा है, हमने ट्रैवलिंग रोडवेज देखा है, उसका प्रोविज़न देख लिया है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भी देख लिया है, तो उससे रिलेटेड MCQs भी करा है हमने, ओके। और उसके बाद जो है सेक्शन B यानी कि आपका छत्तीसगढ़ और MP का GK जो मैंने कवर कराया था, है ना। तो इतना बेसिक हमने कवर करा है। तो आज की इस वीडियो में ओपन कास्ट वर्किंग और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में हम चर्चा करेंगे और किस रेगुलेशन में आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बोलना चाहूँगी, वो आप ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी WCL का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, CCL का एग्ज़ाम हुआ। CCL का एग्ज़ाम और WCL का एग्ज़ाम दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि देखो CCL के एग्ज़ाम में क्या हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, ठीक है। लेकिन WCL की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा है, जैसे अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, रेस्क्यू रूल, ठीक है। रेस्क्यू रूल का एज पर रेस्क्यू रूल और रूल इतना इस तक के बाद जो है पूरा बाकायदा स्टेटमेंट, पूरा बुक इस लैंग्वेज उसे उठा के जो है उसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया उसने, जस्ट ऐसा किया है कि एक पूरा स्टेटमेंट उठा के वहाँ से एक वर्ड गायब कर दिया है, उसका आंसर आपको फिल करना है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस वैसे बनते नहीं हैं, लेकिन ऐसे बनाया नहीं चाहिए क्योंकि भाई आयोग के द्वारा बनाई जा रही है तो वो क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा वेरीफाई करके बनाया जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए फिलहाल। तो अब आप सोच पा रहे हो कि कैसा पैटर्न हो जा रहा है चेंज करके, है ना। अब बेसिकली आपको गुमराह करने के लिए किया गया था। रामायण कथा इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है और पूछ रहा है उसमें नॉर्मल सा एक लाइन का क्वेश्चन है, उसको इतना बड़ा करके बताने का क्या मतलब है। तो सिंपल से आप पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, वो ज़्यादातर मतलब आपका टाइम लेने के लिए ही ऐसे किया जा रहा था कि आप कितना स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हो। तो अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है, SSCL का पेपर है, तो आप इसमें कोई भी चूक नहीं करनी है आपको, है ना। जैसा मतलब मान लीजिए कि आपको वहाँ पे जाकर बम फोड़ देता है कि इस तरीके के क्वेश्चन हम देखें, तो आप हर तरीके से प्रिपेयर रहो। मान लो सीधा क्वेश्चन पूछता है, मान लो उल्टा क्वेश्चन पूछता है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको सिर्फ फैक्ट देखना है, पूछना क्या चाह रहा है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो भी अगर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न लगती है, आपको चुपचाप CMR का बुक निकालो और उसको देखो कि क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या उसका आंसर होगा, किस रेगुलेशन में मिलेगा हमें ये, है ना। लड़ने से कोई मतलब है नहीं कि ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक से देखो, ये है वो है। आप खुद जाके चेक करो ना। अब वो आराम से CMR तो होगा, सबके पास CMR है, आराम से देखो, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक और चीज़ मैं कहूँगी, बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन ही आपको एक परफेक्ट बना सकता है अगर आप नॉलेज की बात करो तो, है ना। अगर आप कन्फ्यूज़न रखोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ इस वीडियो में आपको मोटिवेशन देने का यही मेरा मकसद था कि एग्जैक्टली आप जो है फोकस हो जाइए। अब लास्ट एग्जाम बचा है, अब इसमें जो है जी जान लगा के पूरा पार कर देना है। एक सीट तो फिक्स करनी ही करनी है, ठीक है। बाकी एक और चीज़ मैं बताऊँ, WCL में आप देख पा रहे हो कि 2021-22 का एनुअल रिपोर्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए कि 2021-22 का ही एनुअल रिपोर्ट आता है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादा ही जो ज्ञानवान लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैम 2023-24 का तो दीजिए एनुअल रिपोर्ट। अरे मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताऊँ कि जब ये आएगा एनुअल रिपोर्ट तब तो मैं दूंगी ना, अपने से थोड़ी ना पब्लिश कर दूंगी। देखो हर चीज़ बहुत लेट से चलता है, ठीक है। 2021-22 का ही आया है अभी तक एनुअल रिपोर्ट, तो वही आपको पढ़ के जाना है ना। और कुछ चीज़ें जो है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन कितना है, अभी कितना चल रहा है, 2023 की बात कर लें, 2022 की बात कर लें, तो वो भी देख के जाना है। WCL में क्या किया लोगों ने, 2021-22 का एनुअल रिपोर्ट देखा, ठीक है। 2023-24 का देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, 2022 का हो गया ना पोपट यहाँ पे। तो सभी देखते जाओ, कुछ छोड़ो मत उसके लिए कि हाँ ये नहीं किया था तो अब क्या करेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ जाते हैं अपने क्लास की तरफ। इतना बेसिक मतलब समझाना आपको ज़रूरी था आज के लिए इस वीडियो में, ठीक है। तो हम मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपको चैप्टर 10 में मिल जाएगा CMR के, ठीक है।
सीमा 2017 के चैप्टर 10 में आपको ओपन कास्ट वर्किंग मिल जाएगा, लाइक मैनुअल ओपन कास्ट और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें दो रेगुलेशन याद करना है, एक तो 105 और 106। 105 में क्या है? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, बहुत बढ़िया। रेगुलेशन 106 में क्या है? मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, याद रहेगा, ये तो बहुत अच्छा अंक भी है, 105 106 वह आराम से याद रहेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको दिमाग में छप जाती है, तो चाहे जो कर लो और एग्जाम में जो गलती नहीं होगी। तो अब देख लेते हैं फटाफट। 105 देखेंगे पहले। सबसे पहले जो हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ ग्रीन कलर से देख पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो रेगुलेशन 105 में आपका मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है। अब इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग द फ्लोइंग प्रिकॉशंस शैल बी ऑब्जर्व। तो कुछ प्रिकॉशंस है जिनको ऑब्जर्व करना जरूरी है। ठीक है, क्या कर दिया है देख लेते हैं। सब रेगुलेशन हम देखेंगे। इन एलुवियल सॉइल, मोरम, ग्रेवल, क्ले, डेब्रिस और अदर सिमिलर ग्राउंड। कहता है कि अगर एलुवियल सॉइल है, मोरम है, ग्रेवल है, क्ले है या डेब्रिस है या कोई भी इसी तरीके से सिमिलर ग्राउंड है, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे बता रहा है। तो पहला यहाँ पे सब क्लॉज क्या दिया देखो, द साइड शैल बी स्लोप एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी नॉट एक्सीडिंग 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कहता है जो साइड है वो स्लोप होना चाहिए एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी, मतलब एक सेफ्टी का एंगल लेते हुए जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो अगर आपसे ये बोले कि ये चीज़ दे दे आपको और बोले जो साइड है वो स्लोप होना चाहिए एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी, कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से, तो आप 45 डिग्री लगाओगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको, नॉट एक्सीडिंग 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। बहुत बढ़िया। आगे क्या बोलता है, और सच है अदर एंगल एज द रीजनल इंस्पेक्टर मे परमिट बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही मे स्पेसिफाई देयरिन। तो यहाँ पे 45 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे जो है स्लोपिंग जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी नहीं रह जाएंगी। ओके, ठीक है, यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा डिग्री करना है तो रीजनल इंस्पेक्टर जो है ये एक रिटन ऑर्डर परमिट करेगा, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो भी कंडीशन स्पेसिफाई करेगा वो उसके बाद हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सब क्लॉज बी क्या बोलता है, द साइड शैल बी केप्ट बेंच एंड द हाइट ऑफ एनी बेंच शैल नॉट एक्सीड 1.5 मीटर, द ब्रेथ देयर ऑफ शैल नॉट बी लेस देन द हाइट। अब यहाँ पे कहता है कि देखो जो साइड है वो बेंच होना चाहिए। ठीक है, जो साइड है वो बेंच होना चाहिए और जो हाइट है किसी भी बेंच का वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऊपर क्या देखा, 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो साइड है, पहली बात तो वो बेंच होनी चाहिए, दूसरा हाइट जो है किसी भी बेंच का वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो ब्रेथ है यानी कि जो चौड़ाई है वो हाइट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो हाइट है किसी बेंच का वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो चौड़ाई है वो बोलता है कि जो हाइट है उसका बेंच का वो उससे कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। Provided that the region inspector may, by an order in writing, and subject to such condition as he may specify therein, exempt from the operation in this clause in any working in the case of with which special difficulties exist, which, in his opinion, make compliance with provision thereof not reasonably practicable. तो यहीं पे बता रहा है, वो स्पेशल केस अगर ऐसा होता है तो रीजनल इंस्पेक्टर रिटन ऑर्डर में परमिट करके वो कंडीशन स्पेसिफाई करके आगे एग्जम्पशन कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। बाकी आगे बढ़ते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपका सब रेगुलेशन 2 कहता है वेयर एनी पिलर इज लेफ्ट इन C2। अब यहाँ पे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि यहाँ पे आप पहले ये देखो कि इसमें कितने सब रेगुलेशन, 6 सब रेगुलेशन। समझ में आए? यहाँ पे देख रहे हो, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे 105 जो है इसमें कितने सब रेगुलेशन है, 6। याद रहेगा, 6 सब रेगुलेशन। आगे इसके बाद हम देखेंगे जब, तो हम देख लेंगे आगे कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कह रहा है कि वेयर एनी पिलर इज लेफ्ट इन C2 फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे कहता है कोई भी पिलर को अगर हम उसको इन C2 मतलब उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ही छोड़ देते हैं अगर हम मेजरमेंट के लिए, तो इट्स हाइट शैल नॉट एक्सीड 2.5 मीटर, एंड वेयर द हाइट ऑफ सच पिलर एक्सीड 1.25 मीटर, द बेस ऑफ पिलर शैल नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर एंड डायमीटर। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आपका खोपड़ी घुमा देगा, ऐसा सब इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार अगर इसको ध्यान से देख लोगे ना, 2-3 बार रिविजन कर लोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तब। अब यहाँ पे कहता है कि जो कोई पिलर है अगर उसको हम इन C2 यानी कि उसके ओरिजिनल पोजीशन पे छोड़ दे मेजरमेंट के लिए, तो उसका जो हाइट है, पहली बात तो वो 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो पिलर का हाइट है, ठीक है, अगर 1.25 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो जो पिलर का बेस है वो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया? 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आएगा? डायमीटर की बात हो रही है, 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका सब रेगुलेशन 3 है,
In coal, the sides shall either be kept slope at an angle of safety not exceeding 45 degree from the horizontal. पता है, ठीक है. Or the side shall be kept bench, and the height of any bench shall not exceed 3 meter, and the breadth thereof shall not less than the height. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए 3 मीटर है. कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये बोल सकता है कि बोलता है कि साइड जो है वो बेंच होना चाहिए. बहुत बढ़िया. कोल के कंडीशन में यहाँ पे देखो इन कोल लिखा है, ठीक. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कोल होता है, ठीक है, कोल में यहाँ पे कह रहा है कोयले में जो साइड होता है वो स्लोप होना चाहिए यार, एन एंगल ऑफ सेफ्टी, मतलब सेफ्टी के एंगल पे जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से, या फिर उसका जो साइड है वो बेंच हो, ठीक है. और जो हाइट है बेंच का वो 3 मीटर से ज़्यादा ना. याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको पूछ सकता है क्वेश्चन में. जो हाइट है बेंच का वो 3 मीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए, और जो उसका चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो हाइट से उसके कम नहीं होना चाहिए, ठीक है. सेम ऊपर जो बोला है यहाँ बस 3 मीटर हो गया, याद रखिएगा इसको. आगे देखो, provided that the chief inspector may by an order in writing are subject to in such condition as he may specify therein exempt from the operation of this sub-regulation. Any working in the case of which special difficulty exists which in the opinion may complies with the provision thereof not reasonably practicable. तो यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर जो है एक रिटन ऑर्डर दे सकता है एक ऐसा स्पेशल कंडीशन में, जैसे कोई एग्जेम्प्ट कर सकता है कोई भी ऑपरेशन इस सब रेगुलेशन की बात अगर जिक्र कर रहा है, कोई भी वर्किंग कोई भी ऐसा केस है जो जहाँ पर डिफिकल्टीज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये उस कंडीशन में जो है इसको चेंजेस कर सकता है इसमें, ठीक है. आगे यहाँ पे सब रेगुलेशन 4 देखेंगे. इन एन एक्सकवेशन इन एनी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड और इन प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंचेस और पिट्स द साइड्स शैल बी एडिक्वेटली बेंच स्लोप और सिक्योर्ड सो एज टू प्रिवेंट डेंजर फ्रॉम फॉल ऑफ साइड्स. यहाँ पे कहता है कि कोई भी ऐसा खनन हो रहा है, मान लो कोई हार्ड या कॉम्पैक्ट ग्राउंड में ऐसा कोई खनन हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई पिट्स है या ट्रेंचेस है, ठीक है, तो जो साइड है वो एडुकेट मतलब साइड जो है वो प्रॉपर तरीके से बेंच होनी चाहिए, स्लोप होनी चाहिए, ताकि जो डेंजर है मतलब जो साइड अगर गिरने वाले हो वो बजाय उससे उसको प्रिवेंट किया जा सके, ऐसा इसीलिए इसको मतलब एडिक्वेटली बेंच तरीके से होना चाहिए, ठीक है, 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द हाइट ऑफ द बेंच शैल नॉट एक्सीड 6 मीटर. अब कहता है कि इस केस में जो हाइट है बेंच का वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. समझ में आया अगर हार्ड एंड ओपन ग्राउंड की बात हो रही है तब. अब यहाँ पे देखो सब रेगुलेशन 5 बोलता है नो ट्री लूज स्टोन और डेबल शैल बी अलाउड टू रिमेन विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द एज और साइड ऑफ द एक्सकवेशन. अब एब्सेंट अभी यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, आपको यही सेम लाइन ऐसे उठा के दे देगा और यहाँ पे ऐसे अंडैस कर देगा, बोलेगा हाँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए. यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो खनन हो रहा है मान लो, तो उसका जो मतलब 3 मीटर के डिस्टेंस पे कोई भी पेड़ कोई भी पत्थर या कोई भी डेब्रिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि गिरने का चांसेस है, यहाँ पे चोट लगने की दिक्कत है, तो यहाँ पे आपातकालीन स्थिति पैदा हो सकती है. तो इसीलिए यहाँ पे 3 मीटर के डिस्टेंस पे कोई भी ट्री लूज स्टोन डेब्रिस नहीं होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे समझ में आ गया. आगे बढ़े. सब रेगुलेशन 6 नो पर्सन शैल अंडरकट एनी फेस और साइड और कॉज और परमिट सच अंडरकटिंग एज टू कॉज एनी ओवरहैंगिंग. यहाँ पे कहता है कोई भी पर्सन जो है कोई भी फेस को अंडर कट नहीं करेगा, ठीक है, या फिर उसके साइड को या फिर ऐसा कुछ परमिट जिससे मतलब अंडर कटिंग हो रहा है जिसकी वजह से ओवर हैंगिंग हो सकता है, तो ये सब नहीं होगा. कोई भी पर्सन को ऐसा करना अलाउ नहीं है. ओके, ये समझ में आया. अब हम आए थे अपने रेगुलेशन 106 पे. 106 मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग की बात करता है. अब हम आए थे अपने सब रेगुलेशन 1 में. कहता है इन ऑल मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग द प्रिकॉशन स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन 2 6 शैल बी ऑब्जर्व. तो कहते हैं सब रेगुलेशन 2 और 6 जो है इसमें ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी कि आगे पढ़ेंगे 2 और 6, ठीक है, तो ये प्रिकॉशन लिया जाएगा. अब आगे यहाँ पे देखो सब रेगुलेशन 2 कहता है बिफोर स्टार्टिंग अ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग द ऑनर एंड द एजेंट ऑफ माइन शैल इंश्योर दैट द माइन इंक्लूडिंग इट्स मेथड ऑफ वर्किंग अल्टीमेट पिट स्लोप dump slope and monitoring of slope stability has been planned, designed and work as determined by scientific study and a copy of report of such study has been kept available in the office of mine. अब यही से जो है आपको 2 क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है. वो 2 क्वेश्चन कैसे बनाएगा, बोलेगा किसी भी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले कौन ये इंश्योर करेगा कि माइन में उसका जो मेथड ऑफ वर्किंग है अल्टीमेट पिट स्लोप है, डंप स्लोप मॉनिटरिंग, डंप स्लोप और स्लोप स्टेबिलिटी को मॉनिटर करना, या फिर उसको कैसे प्लान करेंगे डिजाइन करेंगे, ये सब इस साइंटिफिक स्टडी के द्वारा जो है डिटरमाइन किया जाएगा. तो ये कौन इंश्योर करेगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑनर एंड एजेंट, ठीक है, ऑनर एंड एजेंट जो है इसको डिटरमाइन करेंगे. याद रखिएगा, मैनेजर ने यहाँ पे जिक्र किया है, ऑनर और एजेंट, याद रहेगा. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बोलेगा कि ये जो कॉपी होता है इसका,
ठीक है, कोई भी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले ये सब इंश्योर करेगा। ठीक है, इसका जो कॉपी होता है, वो रिपोर्ट जो होता है उस स्टडी का, कहाँ पे रखा जाएगा, तो ऑफिस माइन के ऑफिस में रखा जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े। प्रोवाइडिंग दैट इन केस ऑफ माइन वेयर सच स्टडी हैज नॉट बीन मेड, इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड द एजेंट to get the said study made within 1 year of the date of coming into force of these regulation। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है कि 1 साल पहले मतलब विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। ठीक है, समझ में आगे बढ़े। सब रेगुलेशन 3 कहता है ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन shall ensure that the recommendation made in the report of scientific study referred in sub regulation 2 are complied with। यहाँ पे कहता है कि जो ऑनर एजेंट और मैनेजर है हर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन का, देखो वो इंश्योर करेगा रिकमेंडेशन। ठीक है, जो भी रिपोर्ट पेश किया जाएगा उस पर रिकमेंडेशन इन लोग देंगे। ठीक है, तीनों, यहाँ पे तीनों का जिक्र हुआ है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे सब रेगुलेशन 4 कहता है द हाइट ऑफ द बेंच इन ओवर बर्डन कंसिस्टिंग ऑफ एलुवियल सॉइल, मोरम, ग्रेवल, क्ले, डेब्रिश और अदर सिमिलर ग्राउंड shall not exceed 3 meter and the width thereof shall not be less than 3 times the height of the bench। अब यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है, यहाँ पे समझिएगा। जो हाइट बोलता है बेंच का ओवर बर्डन में, तो उसमें जैसे मान लीजिए आपका एलुवियल सॉइल हो गया, मोरम हो गया, ग्रेवल हो गया, क्ले हो गया, डेब्रिस हो गया, कोई भी सिमिलर ग्राउंड हो गया, तो वो जो हाइट है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस केस में, ओवर बर्डन। ठीक है, जो हाइट है बेंच का ओवर बर्डन के केस में वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो उसका चौड़ाई है वो 3 गुना, मतलब जो बेंच का हाइट है उसके 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, shall not be less than 3 times the height of the bench। इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, मैं ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर दी, बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल रट लो, दिमाग में बढ़ा लो, और वहाँ जाके एग्जाम में जो है वो उठा के टिक कर देना, क्योंकि तो आपसे जो 4 कदम आगे रहेगा, आपको 8 कदम आगे रहना है उससे। ये नहीं कि जो क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उठा के बुक कर दे दिया, आप क्या करें हम, तो बस उठा के आप भी बुक कर रख दो और वहीं पर क्या करोगे, है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो सब रेगुलेशन यहाँ पे 5 देखो। The height of the bench in coal and overburden of rock formation other than that mentioned in sub-regulation 4 shall not be more than the digging height or digging height। यहाँ पे कहता है जो हाइट है बेंच का कोल और overburden rock formation में other than mentioned in sub-regulation 4, मतलब जो sub-regulation 4 में मेंशन उसके अलावा भी। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 चीज मेंशन है आपका, एलुवियल सॉइल, मोरम, ग्रेवल, क्ले, डेब्रिस। तो इस पर तो कहता है कि जो हाइट ऑफ बेंच है कोल का, ओवरबर्डन और रॉक फॉर्मेशन का, ठीक है, उसके डिगिंग हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शैल नॉट बी मोर देन द डिगिंग हाइट, डिगिंग जो खोद रहे हैं उसके हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हाइट ऑफ बेंच। ठीक है, और रीच ऑफ एक्सकवेशन मशीन इज यूज फॉर डिगिंग, एक्सकवेशन और रिमूवल एंड द विड्थ देयर ऑफ शैल नॉट बी लेस देन। यहाँ पे कहता है कि जो एक्सकवेशन मशीन है जिसके लिए जो हम यूज़ करेंगे डिगिंग और एक्सकवेशन के लिए या फिर रिमूवल के लिए, तो उसका जो चौड़ाई है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो कहता है कि जो विथ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन फ्लाइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर। तो यहाँ पे कहता है कि जो विथ है यानी कि चौड़ाई है वाइडेस्ट फ्लाइंग मशीन का, जो बहुत ज़्यादा चौड़ाई मशीन है, ठीक है, तो वाइडेस्ट फ्लाइंग मशीन प्लस 2 मीटर। समझ में आया। इफ डंपर फ्लाई ऑन द बेंच 3 टाइम्स द विथ ऑफ द डंपर। यहाँ पे कहता है कि डंपर अगर मान लो बेंच पे है तो 3 गुना उसका चौड़ाई, डंपर का 3 गुना, याद रखिएगा डंपर का 3 गुना। यहाँ पे कहता है हाइट ऑफ द बेंच विच एवर इज मोर। तो यहाँ पे कहता है कि जो बेंच का चौड़ाई होगा, ठीक है, वो इन 3 फैक्टर से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, 3 फैक्टर से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो यहाँ पे कहता है कि बेंच का जो चौड़ाई है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 3 गुना। डंपर का जो चौड़ाई है उसके 3 गुना जो है उससे कम नहीं होना चाहिए, और जो हाइट है बेंच का उससे कम नहीं होना चाहिए इसका चौड़ाई। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई वैसी वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हाईलाइटेड वन है, बस इसी को देख के चले जाना, काम बन जाएगा। ठीक है, अब आगे सब रेगुलेशन 6 लास्ट है हमारा। Notwithstanding anything contained in sub-regulation 2, 4 and 5, the chief inspector may, by an order in writing and subject to such condition as may be specified therein, require to permit the height or width of bench in variance with aforesaid। तो यही सिंपल से कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो चीफ इंस्पेक्टर है वो एक ऑर्डर, मतलब रिटन ऑर्डर लिख के ये एक स्पेशल कंडीशन में स्पेसिफाई कर सकता है कि हाँ भाई परमिट दे सकता है कि जो हाइट है और जो विड्थ है बेंच का वो वेरी कर सकता है। मतलब अगर उसको लगता है कि मतलब इस पर चेंजेस करने चाहिए तो वो ऐसा अफोर्सेड मतलब कर सकता है ऐसा। ठीक है, रिटन परमिशन के द्वारा स्पेशल कंडीशन में। ओके, समझ में आया। तो ये था आज का जो है आपका क्लास। ठीक है, इस क्लास में यहाँ हमने ओपन कास्ट और मैनुअल ओपन कास्ट देखा है। बाकी आप SSC के लिए जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अभी की स्लॉट चालू है तो आप इसको ले सकते हो। लास्ट टाइम पे एक बूस्टर को काम करेगा, जहाँ तक मुझे पता है कि आपको वाकई बहुत अच्छा फील होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये जो है आप इसको लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो।
बाकी कोई इंक्वायरी करनी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। यहाँ पर टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। आप जो मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे डेली क्विज होते हैं, फ्री है वो, बिल्कुल डेली क्विज अटेम्प्ट करिए। बहुत अच्छा आपके प्रिपरेशन में एक ज़बरदस्त एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, बाकी आप करियर इन एक्शन पे फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।